जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल तिरंगाधारी में। आज हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो संविधान के भाग 4 में वर्णित किए गए हैं। ये संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित हैं, जो आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं, जिनकी वास्तविक उत्पत्ति स्पेन में हुई है। जो मेरे नोट्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने बनाया हूँ और इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो लाइंस है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, तो जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वैसे बेसिकली होते हैं, जो नीति का मतलब क्या होता है राज्य के लिए। राज्य मतलब कि सरकार, शासन व्यवस्था जो भी इसके अंतर्गत आती है उसके लिए निर्देश देना, यानी कि डायरेक्शन देना। डायरेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए दिशा प्रदान करने के लिए देना। ये राज्य के द्वारा यानी सरकार के द्वारा, ऐसा नहीं है कि सरकार को इनको पालन ही करना है। सरकार को केवल ये निर्देश देते हैं कि ये ज़रूरी होना चाहिए। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये माने अथवा ना माने। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वे मौलिक सिद्धांत है जिसे ध्यान में रखते हुए हर सरकार अपनी नीतियों को बनाती है या कानून बनाती है। मतलब कि एक ऐसे सिद्धांत या मार्गदर्शन जिनका आवश्यक रोल होता है नीति के निर्माण करने में। ये संविधान द्वारा निर्देशित होते हैं, यानी कि संविधान में वर्णित है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के देश के संविधान से लिए गए। इन सिद्धांतों का पालन करना सरकार की मौलिक बाध्यता है। मतलब कि सरकार अपने फंडामेंटल उनका जो भी है वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, जरूरी नहीं है। ये सिद्धांत प्रस्तावना से प्रदर्शित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो मौलिक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों अलग अलग चीज़ है। मौलिक अधिकार व्यक्ति राज्य के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो सरकार को उद्देश्य प्रदान करते हैं, एक तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? इनके प्रमुख उद्देश्य होते हैं सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक लोकतंत्र मतलब कि जो समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के लोगों से जुड़ा हुआ है, अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक समानता प्रदान करना, अवसर प्रदान करना, इस तरीके के उद्देश्यों को लाना और सरकार द्वारा ऐसे नियम या कानून बनाने के लिए मार्गदर्शन देना जो सरकार सभी लोगों के लिए लाभकारी हो। आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, यानी कि आर्थिक रूप से सभी सक्षम हो पाएँ, इसका प्रयास करना। लोक कल्याण के कार्यों के लिए ये मार्गदर्शन देते हैं। वास्तविक लोकतंत्र स्थापित किया जाए, ये सब बताते हैं। भारत ने भले ही ये प्रावधान आयरलैंड संविधान से लिए हो, लेकिन इनका विचार भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 से अधिकतर मैक्सिमम चीज़ें जो है, मैक्सिमम प्रावधान जो है हमारे संविधान में, इस संविधान में इस जो एक्ट है इससे लिए गए हैं। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि संविधान की आलोचना की जाती है कि हमारा संविधान ज्यों का त्यों आज़ादी से पहले का उठा के रख दिया गया है। मतलब एक तरीके से आज़ादी जो उस समय की स्थितियाँ थी वो उनके अनुरूप इसकी संविधान की आलोचना की जाती है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो संविधान की आलोचना करते हैं, जैसे बहुत सारा विस्तृत है और लचीला होता है, विदेशों से लिया गया उधार का एक थैला है, इस तरीके से बताया जाता है। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एक तरीके से निर्देशन देने का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये निर्देश सरकार को नीति बनाने में सहायता देते हैं। और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सरकार के लिए पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि एक तरीके से उनको पॉजिटिविटी देते हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए बाध्यकारी हो। ये कोर्ट के लिए भी अपने जजमेंट में सहायता देते हैं, यानी कि कोर्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने जजमेंट में न्याय देने में। ये न्याय संगत नहीं है जैसे कि मौलिक अधिकार है। मतलब ये न्याय संगत नहीं है का अर्थ क्या है? ये इनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति न्यायालय में न्याय नहीं प्राप्त कर सकता। ये कहेगा कि मेरे पास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अधिकार है, तो मैं जाके वहाँ पर इनके सहारे मतलब कि अपना न्याय प्राप्त कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सरकार को मार्गदर्शन देते हैं। इन सिद्धांतों को अप्लाई करना या लागू करना देश की स्थिति और सरकार की स्थिति पर डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ सैद्धांतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है इन्हें। अब क्या बांटा गया? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, स्वतंत्र और बौद्धिक सिद्धांत। मतलब कि समाजवादी सिद्धांत के रूप में बांटा गया है और अन्य में बांटा गया। अब देखते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में सरकार की परिभाषा दी गई है, जो संविधान किसे 36 से 51 तक वर्णित है ना, भारतीय संविधान के। तो इसमें आर्टिकल 36 क्या कहता है?
हम हर आर्टिकल के अनुसार चलने की प्रयास करेंगे। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है, इसमें सरकार की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, 36 के बाद डीपीएसपी के प्रावधानों को सरकार द्वारा लागू करने की प्रक्रिया इसमें दी गई कि जो प्रावधान है, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो प्रावधान देते हैं, जो भी मार्गदर्शन देते हैं, उसको सरकार कैसे लागू करेगी, उसकी प्रक्रिया इसमें दी गई है। अब इसमें समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 38 ये क्या बताता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेगी सरकार। मतलब कि जो सरकार का क्या उत्तरदायित्व होगा, एक तरीके से मार्गदर्शन दे रहा है। अब मार्गदर्शन दे रहा है, जरूरी नहीं कि सरकार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रख रही है या नहीं रख रही है। एक तरीके से उत्तरदायित्व मार्गदर्शन दे रहा है कि सरकार का क्या काम है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। आर्टिकल 38 में बता रहा है संविधान के, और संविधान में वर्णित है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार न्याय प्रदान करेगी। सरकार का क्या काम होगा, न्याय प्रदान करेगी। न्याय 3 प्रकार के होंगे, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक। सरकार असमानताएं कम करेगी, यानी कि जो भी भेदभाव है समाज में, आर्थिक है या फिर सामाजिक रूप से भेदभाव हो रहे हैं। आर्थिक रूप से का अर्थ है रोजगार में किसी को अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं, या फिर उनकी आय को लेकर समस्या आ रही है, या फिर अन्य किसी प्रकार की ऊंच नीच की हो रही है, या कोई ज़्यादा रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, या फिर किसी को ज़्यादा टैक्स लगाकर आय की असमानता हटाना। जैसे कि इनकम, प्रगतिशील और प्रतिगामीशील जो टैक्स होते हैं कई बार इनकम के साथ लगते हैं। जैसे कि इनकम बढ़ेगी तो उसको ज़्यादा टैक्स लगाकर आय की असमानता को डिस्ट्रीब्यूट करना, समाज में मतलब कि समानता लाने की कोशिश करना। अधिकतर बड़े लोगों के मतलब कि जो टैक्स होते हैं उनको इनका इनडायरेक्ट टैक्सों को लगाना। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्य सरकार कर रही होती है। और सामाजिक में मतलब कि जो जातिवाद है, लिंगवाद है और बहुत सारी भेदभाव है, छुआछूत, इन सब को मिटाकर सरकार असमानताएं कम करेगी। ये सब वर्णित है 38 में। आर्टिकल 39 क्या कहता है, सभी के लिए पर्याप्त रूप से जीवन के संसाधन को मुहैया कराना। जो भी सरकार का क्या दायित्व है, सरकार का उत्तरदायित्व है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मार्गदर्शन देते हैं कि जो भी जीवन के लिए जरूरी संसाधन है उनको उपलब्ध करवाने का जिम्मेदार दायित्व किसका है, सरकार का है। संशोधन का समान रूप से वितरण किया जाना चाहिए। जो भी संशोधन है किया जा रहा है उसका समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उत्पादन के साधन एवं धन को कुछ लोगों तक ही सीमित रहने से बचाया जाना चाहिए। जैसे कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एक गांधी जी ने दिया है एक तरीके से, जिसमें उतना ही धन हमारे पास रखा जाना चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त है, उसको अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब सरकार एक तरीके से साधन एवं धन को कुछ लोगों तक सीमित रहने से, मतलब कि किसी एक पर हक ना हो, हर किसी पर उसका अधिकार हो, हर कोई उसको प्राप्त करने की कोशिश कर सके, जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचे वो चीज़। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का मतलब कि एक अधिकार है, जैसे कि यूट्यूब में वीडियो बनाना केवल एक व्यक्ति का अधिकार है, वही बनाएगा, सरकार का ही बनाएगा, सरकार या फिर कोई भी एक व्यक्ति है वही बनाएगा, या फिर और भी चीज़ें हैं तो, या फिर कुछ धन है वो केवल एक व्यक्ति तक या फिर कुछ व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा, ऐसा नहीं। तो हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हर किसी को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अगर देखते समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कि जो महिला पुरुष है यदि वो दोनों एक काम कर रहे हैं, ऐसा मार्गदर्शन देते हैं ना कि नहीं। यदि सरकारी पद पर कोई है, देखो प्राइवेट की तो बात अलग कर देते हैं। प्राइवेट हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें प्राइवेट और सरकारी गवर्नमेंट दोनों सेक्टर आते हैं। तो प्राइवेट क्षेत्र का हम नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र जो है उसमें समान कार्य, यदि कोई पुरुष है यदि कोई महिला है तो दोनों का काम के अनुसार यदि कोई काम कर रहा है, जैसे कि कोई शिक्षक है, अब शिक्षक तो शिक्षक ही होता है, उसमें महिला पुरुष क्या देखेंगे, है ना। तो दोनों को बराबर मतलब कि कोई एक दोनों ही हेडमास्टर है ना, या फिर दोनों ही हिंदी के टीचर है, बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया एक ही जैसे, तो दोनों को समान कार्य का वेतन दिया जाना चाहिए। ये सरकार को मार्गदर्शन देते हैं आर्टिकल 39 के अनुसार। कर्मचारियों के स्वास्थ्य का संरक्षण किया जाना चाहिए। जो भी कर्मचारी होते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य का विकास किया जाएगा, बच्चों का स्वस्थ रूप से विकास किया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं आर्टिकल 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय सभी को प्रदान करना, गरीबों और असक्षम लोगों को दी जाएगी। मतलब कि एक तरीके से
अक्सर क्या होता है कि बड़े लोग जो होते हैं वे किसी भी चीज़ में न्याय की प्राप्ति के लिए पैसा भर देते हैं या फिर अन्य चीज़ें कर देते हैं, है ना, उनके पास सपोर्ट होता है। लेकिन जो व्यक्ति गरीब हो उसके पास तो धन भी नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी। तो सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की जानी चाहिए। ये मार्गदर्शन दे रहे कौन? डीपीएसपी ना, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और इंग्लिश में मुझे नहीं पता उतना, क्षमा कीजिएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। तो ये मार्गदर्शन दे रहे होते हैं किसको? सरकार को। मैं याद करने की कोशिश करूँगा फिर से। और वो अंग्रेजी में भी, है ना। अगर देखते हैं निशुल्क विधिक सहायता, मतलब कि बिना पैसे की विधिक सहायता, मतलब कि कानूनी सहायता दी जाएगी। किनको? गरीब और असक्षम, यानी कि जो सक्षम नहीं है उन व्यक्तियों को, उन लोगों को दी जाएगी। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है? कार्य करने का अधिकार दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें मनरेगा योजना, रोजगार गारंटी योजना, मतलब कि एक तरीके से और भी चीज़ें हैं। सहायता का अधिकार विशेष असहाय और असक्षम वर्ग के लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई है। आर्टिकल 42 क्या कहता है? कि काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध इसमें शामिल किया गया है। आर्टिकल 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो भी कामगार है उनके लिए मजदूरी जो भी तय करना वो सरकार का काम है। लोगों को रोजगार प्रदान करने की कोशिश करना। यदि कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उसको वेतन भत्ता देने की कोशिश करना, मासिक भत्ता, कि वह इतना गुजारा कर सके कि वह अपना एक जीवन, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। बाकी तो उस व्यक्ति, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा और फिर सरकार वेतन देते रहे, ऐसा नहीं। तो मतलब कि उतना तो देना कि उसका गुजारा चल सके। मनरेगा योजना जैसे चालू की गई, और भी, है ना। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कामगारों, ये सब हमने कर लिया। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, एक अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित किया जाए, इन सभी को सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हो। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। आर्टिकल 47 लोक स्वास्थ्य का विकास किया जाए, पोषक आहार के स्तर को बढ़ाया जाए, मध्याह्न भोजन योजना। ये सब मध्याह्न भोजन योजना मतलब कि एक तरीके से स्कूलों में चालू की गई, जिससे बच्चों का विकास हो और उन बच्चों तक अच्छा खाना पहुंच पाए जो अक्सर घरों में उतना नहीं प्राप्त कर सकते। अक्सर गाँवों में देखना कि गाँव के बच्चे मतलब गांव के जो लोग होते हैं सरकारी स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनको उतना अच्छा खाना नहीं मिल पाता। लेकिन वो एक स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में, तो 4 लोगों के बच्चों के साथ अच्छा बैठकर खाना खाते हैं, एक ड्रेस में रहते हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं के लिए मार्गदर्शन कौन देते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये 47 में ये बात दर्शाई गई है। मध्याह्न भोजन करना, उसमें सभी को मिड डे मील की सुविधा प्रदान करना, है ना। तो सब बैठकर खाते अच्छा लगता है, बच्चों को आकर्षित करते हैं। गाँवों में अभी कई बार दूध देने की जो व्यवस्थाएं शुरू की गई थी, और अंडे भी दिए जा रहे थे कई बार, मतलब अलग अलग खाना हर दिन अलग अलग, मतलब कि खाने की व्यवस्था की गई थी। जैसे गाँवों में मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, हमने भी खाया है कि मंगलवार को पूड़ी बन रही है, आलू की सब्जी या फिर और चीज़ें बन रही है। तो ऐसे में बच्चे आकर्षित होते हैं। शनिवार के दिन हमें पराठा मिला करता था। तो इस तरीके से मतलब कि अट्रैक्टिव चीज़ें करना, ताकि बच्चों के विकास हो पाए, वो अच्छा भोजन प्राप्त कर सके, है ना। गांधीवादी सिद्धांत। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करना, ये स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके। ये मार्गदर्शन दे रहे हैं किसको? सरकार को। अब सरकार के ऊपर बनता है कि वे माने अथवा ना माने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। जो भी कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं, जो संस्कृति, गांवों की संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि अक्सर मशीनीकरण का दौर हुआ, औद्योगिकरण में विकास हुआ, जो मशीनें आने लगी, जो कुटीर उद्योगों के समाप्त करने में इन्होंने सहायता दी है। तो इसको बचाए रखना है, इनको बढ़ावा देना, जो कलाएं हैं पुरानी संस्कृति को बचाए रखना, किसी वस्त्रों के निर्माण की या फिर और भी चीज़ों की, कुटीर उद्योग है, छोटी छोटी चीज़ों को निर्माण करना, इन सबको बढ़ावा देना। क्योंकि जो गांवों की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती है वो इन सब पर ही टिकी होती है। अक्सर शहरीकृत जो मशीनें होती है, शहरों में जो मशीनें होती है, वे 10 लोगों का रोजगार छीन लेती है। तो गांवों में इन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए,
दिया जाना चाहिए आर्टिकल 43 के अनुसार। ठीक है, ये मार्गदर्शन दे रहे हैं सरकार को। आर्टिकल 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों का निर्माण करना चाहिए और उनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। जो भी सहयोगी समितियाँ होती है, सहकारी समितियाँ होती है, उनका निर्माण करना चाहिए। आर्टिकल 46 एसटी और एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाए, शोषण के विरुद्ध इनका संरक्षण किया जाए। देखो, एसटी और एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ये बहुत ही संवेदनशील जातियां हैं, या फिर ये कहें समाज के ऐसे वर्ग हैं जो सुख सुविधाओं से मतलब काफ़ी समय से वंचित रहे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आर्थिक रूप से मतलब संपन्न नहीं हैं। अधिकतर लोग इसमें संपन्न, मतलब कम से कम लोग संपन्न हैं और अधिकतर लोग इससे वंचित हैं। मतलब कि जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं आज भी ये बहुत पिछड़े स्तर पर है। तो इनके लिए शैक्षणिक स्तरों को बढ़ावा देना, ताकि ये समाज में एक अच्छी पहचान बना सके, अपने आर्थिक जो भी गति क्षेत्र है, अपनी जो स्थिति है उसमें सुधार कर सके। तो ये चीज़ मार्गदर्शन देते हैं। इनका शोषण हुआ, देखो इनका बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है एसटी एससी वालों का और अन्य पिछड़ा वर्गों का, जिसमें भविष्य में कभी मौका मिले तो इस पे वीडियो भी बनाऊंगा। और एससी वर्ग जैसे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ये सब एक एससी वर्ग के जो लोग हैं वे पिछड़े समाज के पिछड़े ऐसे वर्ग हैं जो अक्सर छुआछूत इन सब का शिकार हुए। और इन्हें तो अक्सर समाज में ऐसी हीन दृष्टि से देखा जाता था कि इनको मतलब कि समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था। ये उच्च जातियों के साथ बैठ नहीं सकते थे। इनका खान पान इनको सही समय से मतलब कि बनाते थे। ये यदि कोई भंडारा करवाए या फिर किसी तरीके का भोज करवाए तो उस समय बड़ी जातियाँ नहीं खाती थी इनका, और पानी तक नहीं पीती थी इनके हाथ से। तो बहुत सारे इन सबको झेलना पड़ा है। फिर उसके बाद एसटी जो एक अलग ही मतलब अलग ही प्रकार की अपनी जनजाति होती थी, वे अपने कबीलों में रहते तो बाहरी हस्तक्षेप होते रहा और भी चीज़ें होती रही। तो इन सब की ये शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रहेगा, क्योंकि इन जातियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। तो इनके शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देना, ये आर्थिक रूप से भी कमज़ोर थे, तो इसका माध्यम है शिक्षा को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 46 ये मार्गदर्शन देता है, इनके शोषण नहीं हो पाए, है ना। आर्टिकल 47 क्या कहता है? नशीले पदार्थों के सेवन और नशीले पेय पदार्थों का सेवन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, उनमें प्रबंध होना चाहिए। जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे कि शराब और भी चीज़ें होती हैं, इन सब का प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन अक्सर सरकार इन चीज़ों से दूर ही रह पाती है, क्योंकि इन पर कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि सच बात तो यही है कि इनसे ही सरकार की भी आमदनी चल रही होती। लेकिन ये कहें तो ये शराब गलत चीज़ है, जो अक्सर तौर पर दंगे या फिर घरेलू हिंसा बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा देती है। लेकिन एक तरफ यह भारत की या फिर कहें किसी भी देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को प्रबंधन करना चाहिए, उचित प्रबंधन। क्योंकि ये जो नशीले पेय पदार्थ होते हैं, एक तरीके का एक समय एक किसी महत्वपूर्ण अवसर पर उपयोग किया जाने वाला पदार्थ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें शौक के रूप में उभरा। फिर धीरे धीरे इसका आदत बन गई, लोग इसको अलग तरीके से उपयोग करने लगे लोग। फिर उसके बाद दंगे भी करने लगे, फिर अपने घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने लगे इस पदार्थ का सेवन करके। तो इस सब के निपटान के लिए या फिर इसके प्रबंधन के लिए ताकि स्वास्थ्य दर बढ़े, जो अच्छा हो, तो उसके लिए मार्गदर्शन देते हैं कौन? ये जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनका प्रबंधन होना चाहिए अच्छे से। आर्टिकल 48 क्या कहता है? गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया जाए। देखो, गाय, बछड़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गाय जो होती है दुधारू है, गाय एक ऐसा पशु है, गाय पे यदि रिसर्च करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गाय कहें तो एक समय पे गाय का काफ़ी वध हुआ, काफ़ी अनुसूचित जातियों के भी और भी लोगों ने इसका उपभोग किया, क्योंकि उनकी स्थितियाँ ऐसी थी, उनको मजबूर किया गया। या फिर कहें, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें जाति के बारे में बताया था, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। बाकी तो क्योंकि इनका शोषण हुआ, एक अलग इतिहास रहा। लेकिन आज के समय गाय को बहुत एक इम्पोर्टेंट पशु माना गया है, क्योंकि गाय एक ऐसा पशु है जो दूध देता है, जो
जो एक तरीके से एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है ना। तो गाय बहुत इंपॉर्टेंट है और गाय को माँ का दर्जा दिया गया है भारत में। और दुधारू पशु के वध पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये सरकार का मार्गदर्शन हो कहीं भी इन पर हो रहा है तो। बाकी तो मांस खाने से किसी को रोका नहीं जा सकता क्योंकि उनकी अपनी चॉइस होती है और इस पे बोलना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यदि जो सत्य है वह सत्य है, किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये ना करें, क्योंकि आदि मानव काल में मनुष्य करता था, खाता था मांस, तो क्या उस समय वह व्यक्ति हम में से ही कोई होगा? तो हम किसी पर ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते ये ना करे। लेकिन हाँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आर्थिक रूप से या फिर उनकी कोई मान्यता है हमारे देश में, जैसे गाय, गाय बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, तो एक तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए। उनके वध पर मतलब कि जो है उनका वध किया जा रहा है, ज़्यादा अधिकतर उनका गौ मांस का उपयोग किया जा रहा है, काटा जा रहा है उनको, तो ये इन सब पर रोक लगाई जाए। गाय जो इधर घूमते रहती है कई जगह, इनके प्रबंधन के लिए जो सड़कों पर आकर कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, रोड में बैठ जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो इन सब पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, है ना। अक्सर शहरी क्षेत्रों पर मतलब कि ये सब देखा जाता है, जो गाय सड़कों पर बैठ जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। स्वतंत्र बौद्धिक सिद्धांत आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक सिविल संहिता होनी चाहिए, और मतलब कि एक समान सिविल संहिता, मतलब कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। एक तरीके से कहें तो सभी का ड्रेस कोड एक जैसा होना चाहिए, मतलब एक तरीके से सभी एक तरीके से एक समान दिखे वो होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ पर कई राज्यों का विरोध भी हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति है। हाँ, संस्कृति को ना मिटाए, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर एक समान संहिता होनी चाहिए, जैसे कि स्कूल हो गए या फिर कोई शिक्षण संस्थान हो गए, है ना, और अन्य शिक्षण संस्थान, तो वहाँ पर एक समान ड्रेस कोड होना चाहिए सभी को, क्योंकि सभी विद्यार्थी के रूप पर वहाँ जाते हैं। अब कोई अपने धर्म या फिर संस्कृति को लेकर वहाँ पर पहुँचेगा तो फिर वह एक समान नहीं दिखेगा, है ना। सभी को, जैसे स्कूल में यदि हम देखें तो सभी के बच्चों को बोला जाता है, छोटा सा उदाहरण दूँ, कि सभी ड्रेस पहन कर आए, सभी अपना मतलब कि एक तरीके से कटिंग कटवाएं, बढ़िया से रहे और एक समान दिखे, टाई पहने, शूज़ पहने बढ़िया से, ऐसा, तो वो एक समान तरीके से दिख जाते हो। आचरण व्यवहार सभी एक साथ राष्ट्रगान कर रहे होते हैं, स्कूल में सभी सम्मान कर रहे होते हैं, अपने गुरुओं का सभी नमस्कार कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से एक समान एक छोटा रूप में मैंने बताने की कोशिश किया आर्टिकल 44 के अनुसार। अब आर्टिकल 45 क्या कहता है? 45 6 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल का प्रबंधन करना, जो भी 6 साल के सभी के लिए। अब इसको क्या बढ़ा दिया गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रदान की जाए। अब आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का अधिकता के आधार पर संगठन बनाया जाना चाहिए। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा बताता है। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण बताता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को लोक सेवा से पृथक्करण करता है, यानी कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। कार्यपालिका के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं आ जाती है जो नीतियां निर्माण करती है, उसके ऊपर कार्य करती है, उसके ऊपर नीति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर जो कार्य करते हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। न्यायपालिका अलग होती है जो न्याय को दर्शाती है, यानी किसी भी चीज़ में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है, सर्वोच्च न्यायालय को, इसको अलग कर दिया गया है, स्वतंत्र इसे रखा गया है। अब लोक सेवा से अलग किया गया है, मतलब कि, है ना। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा दिया जाए, ये पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करें, जो भी इंटरनेशनली लॉज बने होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, देश के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में।